नमस्कार साथियों। हरियाणा पंचायत में मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति में किस तरह से जो जातीय गणित है उसको अपने अनुरूप ढालने के लिए जो पार्टियां हैं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों, वो कैसे कोशिश करती हैं कि इस गणित को अपने अनुसार सटीक बैठा सकें और हरियाणा में सत्ता का जो एक तरह से फायदा है वो उठा सके और जन समर्थन के सहारे वो पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना सके। इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हरियाणा में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव हैं और उसके लिए यहाँ पर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी हरियाणा में गैर जाट की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर ओबीसी चेहरे के तौर पर हरियाणा में नायब सिंह सैनी को उतार चुकी है, तो वहीं उन्होंने हरियाणा में यहाँ पर एससी समाज के लिए सम्मान समारोह था, उसका आयोजन उन्होंने महेंद्रगढ़ में किया। तीसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर मोहनलाल बडोली जो यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे हैं उनको हरियाणा में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस हरियाणा में लगातार जाटों को साधने के लिए यहाँ पर एक तरह से पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ एससी समाज जो हरियाणा में 20% यहाँ पर संख्या के साथ हरियाणा में अच्छा खासा दबदबा रखता है, उसको संविधान बचाओ के नारे के चलते यहाँ पर अपने पक्ष दर करने में जुटी हुई है। तो साथ ही साथ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी ये प्रयास कर रही है लगातार कि किसी न किसी तरह वो भी अपने यहाँ पर एक तरह से जो बहती गंगा में हाथ धो ले। लेकिन ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि वो कितना हाथ धो पाए या नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हरियाणा के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना था, तब हरियाणा में पहले सीएम के तौर पर पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बैठे थे, जो गैर जाट थे, यानी कि वो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हरियाणा के पहले सीएम चुने गए। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह जो वर्तमान में राव इंद्रजीत जी हैं, उनके पिताजी थे, वो दूसरे हरियाणा के सीएम बने, वो भी गैर जाट के चेहरे के तौर पर। लेकिन उसके बाद एक लंबा समय आया जब हरियाणा में लगातार जो जाट समुदाय से जो चेहरे थे वो हरियाणा में सीएम के पद पर बैठे रहे। और उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है चौधरी भजनलाल जी का, जो हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करते थे और हरियाणा में सबसे लंबे समय तक गैर जाट चेहरे के तौर पर हरियाणा के सीएम पद पर वो बैठे रहे, यानी कि 11 साल के आसपास का समय उनका था जो हरियाणा में सीएम के पद पर रहे। उसके बाद फिर से वो समय आया जब हरियाणा में जाट समुदाय से ही बिलोंग करने वाले जो नेता थे वो लगातार सीएम बनते चले गए। और उसके बाद हरियाणा में 2014 में बीजेपी को मौका मिला कि कैसे यहाँ पर लंबी राजनीति को साधा जा सकता है, और उसके चलते उनको हरियाणा में 47 विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी बढ़त मिली, जिसके चलते वो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। और उसके बाद सभी अटकलों को उन्होंने दरकिनार करते हुए हरियाणा में एक नए चेहरे, यानी कि हरियाणा के जो सीएम बने मनोहर लाल खट्टर, पंजाबी समुदाय से बिलोंग करते थे, उनको यहाँ पर सीएम का जो पद था उस पर उनको यहाँ पर एक तरह से बैठाया गया। और उसके बाद वो हरियाणा में लगातार 5 साल तक राज करते रहे। और उसके बाद फिर जब 2019 के चुनाव आए तो लगातार फिर से बीजेपी ने कोशिश की कि हरियाणा में गैर जाट की राजनीति को साधा जा सके। लेकिन हरियाणा में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जाट के बिना राजपाट कैसा। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज के थ्रू भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि जिसके जाट उसके ठाट। लेकिन हरियाणा में ये जो चीज़ थी, ये जो कहावत थी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के उल्टे पड़ी। और जब हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की बात कर रही थी, जब 75 पार की बात कर रही थी, तो उनकी मात्र 40 से 41 सीटें हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वो जीतने में सफल हो पाए। और उसके बाद जाट समुदाय से बिलोंग करने वाले दुष्यंत चौटाला का उन्होंने समर्थन लेके, यानी कि जेजेपी पार्टी का समर्थन लेके हरियाणा में स्थायी सरकार बनाई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीता और समय आया यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव का। वहाँ पर फिर से जातीय समीकरणों को साधने के लिए सभी पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन ये सब धाराशायी हो गए। और धाराशायी होने का सबसे बड़ा कारण था कि हरियाणा में जो लोकल मुद्दे हैं लोगों के, वो हावी रहे चुनाव में, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी को जहाँ घाटा हुआ 5 सीट का, तो वही 5 सीट का फायदा हुआ यहाँ पर कांग्रेस को। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं उनसे इनका मनोबल बढ़ा, क्योंकि वो ज़्यादा विधानसभा सीटों पर वो बीजेपी से आगे थे। और उसी के चलते अब हरियाणा में 2024 के जो विधानसभा चुनाव हैं ये मज़ेदार हो चले हैं। और अगर हम बात करें हरियाणा के पूरे क्षेत्र की, तो यहाँ पर 87% के आसपास, यानी कि 87% यहाँ पर हिंदू समाज रहता है। उसके अलावा 7% यहाँ पर मुस्लिम है, जो कि हरियाणा के नू का जो यहाँ पर इलाका पड़ता है, जो जिला पड़ता है, वहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। साथ ही साथ हरियाणा में जो सिख समुदाय है उसका भी अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर हम यहाँ पर बात करें जात के आधार पर, जाति के आधार पर, तो हरियाणा में जाट जो है वो 27% के आसपास है। यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है वो हरियाणा में 33 से 35% के आसपास है। तीसरा समुदाय यानी कि अनुसूचित जाति जो है वो हरियाणा में 20% के लगभग है। यानी कि ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जिनको साधने के लिए सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन हरियाणा में एक चीज़ यहाँ पर लगातार देखी जा रही है कि हरियाणा में जहाँ जहाँ जाट बेल्ट है, वहाँ वहाँ जो अनुसूचित जाति है वो उनके साथ किसी न किसी तरह समानांतर उनके चलती दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा के जो जाट समुदाय हैं वो लगभग गाँव में ही रहते हैं 80% के आसपास, और वहाँ पर जो अन्य समुदाय रहते हैं उनके साथ उनका जो
कोलैबोरेशन होता है, जो उनकी एक तरह से कह सकते हैं मानसिकता होती है, जो उनका जीवन स्तर होता है, वो उनके पैरेलल चलता है, जिसके चलते हरियाणा में जो अब की बार लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो वोटिंग का असर था 20% के आसपास, जो ऐसे समुदाय है उनके वोट वो जाटों के साथ ही कांग्रेस को शिफ्ट हुए थे। वही बीजेपी को यहाँ पर एक तरह से ओबीसी का फायदा मिला था, और जो गैर जाट की राजनीति है उसको साधने के लिए बीजेपी ने जो बरकस प्रयास किया था, उसके सारे वो हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन ऐसे ही कुछ समीकरण अब की बार विधानसभा में साधने के लिए बीजेपी और कहीं ज़्यादा जोर लगा रही, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर जो एससी समुदाय है उसको ज़्यादा मजबूती से अपनी ओर करने के लिए यहाँ पर लगातार रैलियां निकाल रही है। कुमारी शैलजा के सारे कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि और ज़्यादा बड़ा वोट बैंक यहाँ पर वो साध सके, क्योंकि कुमारी शैलजा की अपनी एक छवि है, वो यहाँ पर एससी समुदाय का एक प्रमुख चेहरा है हरियाणा की राजनीति में। तो वहीं कांग्रेस और कांग्रेस जो बड़े नेता हरियाणा में, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, साथ ही साथ रावदान सिंह है यहाँ पर, उसके अलावा सतपाल ब्रह्मचारी है जो सोनीपत से फिलहाल लोकसभा सांसद हैं, वो सब हरियाणा में लगातार इधर से उधर जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा में अब की बार विधानसभा चुनाव में जो जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति है ये हावी होने वाली है, या फिर हरियाणा में जो मुद्दे हैं लोकल स्तर के, जिसके आधार पर हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग देखने को मिली थी, वैसा ही कुछ पैटर्न विधानसभा में रहने वाला है या नहीं। धन्यवाद।